बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसने जीएचक्यू पर हमला किया। इसकी टाइमिंग क्या है? ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है? किसने इसे लॉन्च किया? इसकी डोरें किसके हाथ में है? कौन इनको खींच रहा है? और ये हमलावर कौन थे? और इनकी शनाख्त आज के इस दो टोक में हम करेंगे। जबकि दूसरी अहम खबर, एक इसी तरह का एक और भी हमला हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसा हमलावर जिस तरह शेर के ऊपर लगड़ बगड़ जो है वो हर तरफ से हमला कर देते हैं और उसे घायल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को और उनके जितने भी इस बेंच में शामिल जजेस हैं, उन पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। अब ये किरदार कौन है, इनकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। और ये किसके कहने पर एकदम से एक्टिव हुए और एक चेन रिएक्शन के तौर पर अब हमें ये इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक पूरी एक सीरीज है इनके एक्टिव होने की। ऐसा पहले तो हमें ये बताएं कि जो कुछ पिछले 2 रोज में पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये मिस्टीरियस कैरेक्टर ये कौन है और इस मिस्टीरियस कैरेक्टर की पहचान क्या है, और ये जो हमला इसने किया है, इस हमले के हवाले से भी हमें बताएं। देखें हाशमी साहब, ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर लॉन्च किया गया है, इसकी शनाख्त जानने के लिए दो आपको इस्तारे देखने पड़ेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्तारा इस्तेमाल किया था, सिसिलियन माफिया, और दूसरा इस्तारा इस्तेमाल किया था गॉड फादर। तो ये कैरेक्टर जिसकी मुतल्लिक आपने कहा कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर लॉन्च किया गया, ये सिसिलियन माफिया ने लॉन्च किया है, ये गॉड फादर ने लॉन्च किया है, और इसके जरिए जीएचक्यू पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया है। और हाशमी साहब, इस हमले की एक बड़ी खास वजह भी है। वो वजह यह है कि एक खबर आई कि जीएचक्यू शहबाज शरीफ से उकता गया है। शहबाज शरीफ को जीएचक्यू ने आजमा लिया। यानी एक आप कह लें कि जो 3.5 महीने पहले एक साजिश हुई, बैरूनी साजिश, उसके जो अंदरूनी किरदार थे, उन अंदरूनी किरदारों को भी अब पता चल गया कि शहबाज शरीफ के तिलों में तेल नहीं है। क्योंकि पिछले 3.5 माह के दौरान आवाम से 7,000 अरब रुपए के टैक्सेस जो इजाफी लगाए गए, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई 100 रुपए फी लीटर तक, जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई 8 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा। तो आवाम से इतना ज्यादा पैसा लूटने के बावजूद आपकी जो मईशत है ये बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है। आपका जो डॉलर है ये 230 रुपए से भी तजावुज कर गया। आपकी स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, और अब आपका जो सरमायाकार है, आपका जो बिजनेसमैन है, वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू से एक खबर जिसको पहिए लगे, और ये पहिए लगकर फिर दिफाई जराए से टीवी स्क्रीन पर आ गई और अखबारात में आ गई कि जीएचक्यू एक सॉफ्ट इंटरवेंशन करना चाहता है, एक नरम मदाखलत करना चाहता है। और इस नरम मदाखलत के जरिए अब जीएचक्यू को ये चूंकि पता चल गया है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इस मईशत को आगे नहीं लेके जा सकती। इस इंपोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से जिस तरह से मईशत डूबी है, उसका असर पाकिस्तान के दिफा पर भी आ रहा है। जो पाकिस्तान की फौज है, इसको पहली मर्तबा फ्राइडे को ड्राई डे के तौर पर मनाना पड़ा। फौज के पास भी पेट्रोल कम हो गया, फौज की जो मशकें हैं वो महदूद कर दी गई, फौज के जो नॉर्मल आपके ऑपरेशन थे उनको भी महदूद करना पड़ा। तो अब एक रियलाइजेशन है जीएचक्यू में और ताकतवर हलकों में कि ये हुकूमत मईशत को नहीं चला सकती। दूसरा, जीएचक्यू में ये भी रियलाइजेशन है कि इस हुकूमत की करप्शन का जो तासुर है, जो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के मुतल्लिक अवामी तासुर है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी करप्शन के जो किस्से जुबान ज़दे आम हैं, तो इस नालायकी का, इस नायली का और इस करप्शन का जो बोझ है
वो जीएचक्यू को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोग जब सवालात करते हैं वो फिर जीएचक्यू से भी सवालात करना शुरू कर देते हैं, डीजीआईएसपीआर को भी टैग करके सवालात करना शुरू कर देते हैं कि ये अनासिर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जो 3-3 बारियां पहले ले चुके थे, शरीफ खानदान तो चौथी बारी ले रहा है, तो इनको क्यों दोबारा से मुसल्लत किया गया। तो अब इस सिचुएशन में शहबाज स्पीड का जो हवा था वो भी खत्म हो गया। जब वो हवा भी खत्म हो गया तो जीएचक्यू से खबर आई कि एक नरम मुदाखलत के जरिए अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के लिए जीएचक्यू की सालसी में मुज़ाकरात होंगे। जैसे 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उससे पहले नून लीग इसी किस्म के मुज़ाकरात में कौमी असेंबली तोड़ने पर रजामंद हो गई थी, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गए और वो मुज़ाकरात भी जीएचक्यू की एक शख्सियत की सालसी में हुए थे। अब हाशमी साहब, ये जो करैक्टर की आपने बात की कि जीएचक्यू के ऊपर जो हमला करवाया गया, ये इसलिए करवाया गया कि मरियम नवाज की जो तवक्को है और मरियम नवाज की एक्सपेक्टेशन जीएचक्यू से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और जो आपके ताकतवर जनरल्स हैं उनसे तवक्को ये थी कि ये ज़िमनी इंतखाब हमारे सामने और ज़िमनी इंतखाब की ये नशिस्तें प्लेट में रख कर पेश कर दी जाएं, यानी धांधली ना की जाए। धांधला करवाया जाता, इमरान खान साहब को ये नशिस्तें ना मिलती। और यहां हाशमी साहब ये बात भी अहम है कि ऐसा नहीं है कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई। खान साहब ने कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिनका ताल्लुक खान साहब ने रियासती इदारों से बताया, तमाम फैक्टर्स इस्तेमाल हुए, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तेमाल हुआ। उसके बावजूद खान साहब की पार्टी और खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए। 15 नशिस्तें उन्होंने हासिल कर ली। असल में ये 16 नशिस्तें थी, पिंडी वाली नशिस्त PP7 जबरदस्ती छीनी गई तहरीक इंसाफ से। तो अब मरियम नवाज को गुस्सा यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और जीएचक्यू ने क्यों नहीं हमें ये सारी नशिस्तें प्लेट में रखकर दी और खान साहब किस तरह से जीत गए। अब दूसरा गुस्सा उनका यह है कि किस तरीके से हमजा शहबाज को जो हमने मुसल्लत कर दिया था जबरदस्ती अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स, तो अब जीएचक्यू सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाले, चीफ जस्टिस पर दबाव डाले कि हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला ना आए। अगरचे एक फैसला तहरीरी आ चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू को धमकाने के लिए, जीएचक्यू पर दबाव डालने के लिए ये जो मिस्टीरियस करैक्टर है इसको लॉन्च किया गया। और ये हम सब जानते हैं कि जावेद लतीफ जिनके जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ये मरियम नवाज के बड़े खास कारिंदे हैं। यहां तक कि मरियम नवाज के कहने पर इन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी टीवी चैनल्स पर जाकर यह कह दिया था कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं मियां नवाज शरीफ की सियासत को दफन करने के लिए। यानी जिस वक्त अभी नून लीग हुकूमत में नहीं आई थी, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि ये कितने करीब हैं मरियम नवाज के, क्योंकि मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर इनको शो काज नोटिस नहीं होने दिया था। शहबाज शरीफ अगरचे इस बात पर बड़े नाराज थे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि इनको शो काज नोटिस करें, लेकिन मरियम नवाज ने कहा था कि आपने घबराना नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगी और आपने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ पर हमले करने हैं। अब मरियम नवाज ने जावेद लतीफ के जरिए यह कहलवाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मियां नवाज शरीफ को हर सूरत वापस आने दिया जाए, मियां नवाज शरीफ की अपीलें सुनी जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और अगर ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात की गई, अगर अगर अगले इलेक्शन की बात की गई, अगर हमें अपनी टर्म पूरी ना करने दी गई, तो फिर हम जीएचक्यू के बाहर जाकर धरना देंगे। अब अल्फाज वो ये इस्तेमाल करते हैं कि हम ये धरना पिंडी के किसी मकाम पर देंगे। अब पिंडी में तो एक आर्मी हाउस है, एक आपका जीएचक्यू है। आर्मी हाउस किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है और जीएचक्यू हम सबको पता है कि जाहिर है कि आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। तो ये कह रहे हैं कि हम जीएचक्यू के ऊपर जाकर धरना देंगे। असल में ये जनरल बाजवा को धमका रहे हैं, फौजी क़यादत को धमका रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का हम सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनके साथ इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान ने एक ऐसे सूबे में जिसको हमने अपना नाम नेहाद घर करार दिया हुआ था, हमारे घर में घुसकर हमें मारा है, हमें जलील किया है, हमें घसीटा है और हमारी जो पूरी सियासत थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया है।
हमें लाहौर से 3 नशिस्तें इमरान खान ने हरा दी, वो लाहौर जिसके मुतालिक हम समझते थे कि यहां से तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। पहले हम पंजाब की पार्टी थे, फिर हम सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गए, उसके बाद हम लाहौर की पार्टी बन गए, अब इमरान खान ने हमें लाहौर की पार्टी भी नहीं रहने दिया। तो इस पूरी सूरत हाल में अब ये धमकियां दे रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और जीएचक्यू को कि इमरान खान को आप कंट्रोल करें। और अब आप इमरान खान साहब का ये जो बयानिया जिसके ऊपर लोग अब एतमाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो अब आप किसी भी तरीके से इमरान खान के ये जो सियासी जलसे हैं, इसी तरह इमरान खान की फतवात का सिलसिला, इसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे जिस तरह से हम पहले चला रहे थे और ये कहते थे कि हम इक़्तिदार में आकर जनरल बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे आर्टिकल 6 के तहत। तो हाशमी साहब, ये जावेद लतीफ को असल में मरियम नवाज ने लॉन्च करवाया है। और ये भी नहीं है, ये जो गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जावेद लतीफ जो लॉन्च हुए हैं ये कोई शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर लॉन्च हुए हैं या शहबाज शरीफ को पता नहीं है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम नवाज ने जावेद लतीफ को जबरदस्ती वजीर भी बनवाया, तो शहबाज शरीफ को भी पता है। लेकिन ये इस वक्त हमेशा की तरह जीएचक्यू के साथ गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इस वक्त चूंकि हमें उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिली जीएचक्यू से जिस किस्म की हमें तवक्को थी, इसलिए वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक तरफ से जीएचक्यू पर दबाव डाला जाए, तो शायद इस दबाव के नतीजे में दोबारा से जैसे पहले एक तासुर बना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ की तकरीरों का दबाव लिया था और उस वजह से फिर ये दोबारा से शहबाज शरीफ हुकूमत लेने में भी कामयाब हो गए, तो शायद दोबारा से हम दबाव डालेंगे तो इमरान खान साहब का सियासी रास्ता रोकने के लिए भी अब जीएचक्यू भरपूर तरीके से खुलकर सामने आ जाएगा। ये असल में इनका मकसद है जावेद लतीफ को लॉन्च करने का। रासब, ये शायद हमलों का सीजन है और जब भी नून लीग को इक्तदार से अलग किया जाए या फिर इक्तदार में आने का इनका हसूल हो, तो इन्होंने हमेशा गिरेबान पकड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान के इदारों का गिरेबान हो या अदलिया का। हम शायद नहीं भूले, कुछ लोग शायद भूल गए हों, नून लीग वाले भूल गए हों कि इन्होंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला किया। अब राय साहब, एक शख्सियत ऐसी भी है, किरदार ऐसा भी है जिसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल पे डायरेक्ट हमला किया है। अभी ये शख्सियत कौन सी है, ये किसी के आंख के तारे हैं, राज दुलारे हैं, ये कौन है जिनके कहने पर एकदम से एक्टिव हुए और उन्हें हमले शुरू कर दी। और फिर आपने ये पाकिस्तान के अंदर राय साहब, ये जमातें, ये इत्तेहाद, ये जिस तरह इकट्ठा होकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की, और उसके बाद तो राय साहब ये तो रियासत से भी बात आगे निकल गई, यानी आइन और कानून को एक बार फिर पामाल किया जाएगा और इस किरदार को दोबारा एक्टिव कर दिया गया। देखिए हाशमी साहब, ये चीफ जस्टिस पर जो हमले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर जो हमले हुए हैं, अब इसकी जो तहकीक की गई है वो मेरे जैसे सहाफियों ने, आपने भी की होगी, कुछ चैनल्स ने भी की हैं। हाशमी साहब, ये 11,000 के करीब ट्वीट्स हुए हैं। इसमें 550 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको मरियम नवाज फॉलो कर रही थी। यानी जो 11,500 ट्वीट्स हुए जिसमें चीफ जस्टिस को गालियां निकाली गई, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान को गालियां निकाली गई, इसमें से 550 अकाउंट्स पेड जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के रुकन हैं, अरकान हैं, ये वो हैं जिन्होंने कैंपेन लॉन्च की चीफ जस्टिस के खिलाफ। 550 ऐसे अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं, इनके स्क्रीनशॉट सामने आ गए हैं, इनकी वीडियो सामने आ गई हैं और मरियम नवाज इनकी ट्वीट्स को रीट्वीट्स भी करती हैं। तो अब तो ये एविडेंट है कि ये जो हमला करवाया गया और चीफ जस्टिस को जो गालियां दी गई हैं, ये गालियां मरियम नवाज ने दिलवाई हैं। और मरियम नवाज ने ये जो ट्रेंड चलवाया था कि हम ख्याल बेंच नामंजूर, इससे पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट को अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने असल में एक टोन सेट की थी और उस टोन में उन्होंने अपने जो कारकुन हैं और सोशल मीडिया के जो जाली अकाउंट्स हैं उनके जरिए कैंपेन करवानी थी कि किसी तरीके से
जजों पर यह दबाव डाला जाए कि ये हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला ना दें। अब हाशमी साहब, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, अब इनकी एक और घिनौनी कार्रवाई देख लें। यानी ये किस तरीके से रियासती इदारों के सीनों में ये अपने पंजे गाड़ लेते हैं, नोकीले पंजे। और जिस वक्त भी कोई रियासती इदारा कोई भी ऐसा फैसला दे, कोई ऐसी बात कर दे जो इनके मफादात से मुतसादिम हो, तो ये अपने नोकीले पंजे उनके सीनों में गाड़ के उनके दिलों तक लेके चले जाते हैं। आप देख लें कि अब इन्होंने चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर हैं, उनसे खत लिखवाए हैं हाशमी साहब, चीफ जस्टिस को खत लिखवाए हैं। और हमें पता है कि ये वकला जो तंजीमें हैं, ये किस तरीके से जजों को हिरासा करती रहती हैं, जजेस इनका प्रेशर भी लेते हैं। तो अब उनसे खतूत लिखवाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पुरानी पटिशंस हैं, पहले उनका आप फैसला करें। जो पहले 30-40 साल से केसेस के फैसले नहीं हुए, पहले आप उनका फैसला करें, फिर फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट हमजा शहबाज का ये केस सुने। अब आप अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक है हमजा शहबाज के केस से, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो सिसिलियन माफिया आपका, ये जो गॉड फादर हैं, और गॉड फादर नॉवल जो है वो जाहिर है कि ये प्ले बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ये जिस तरीके से इसके ऊपर मूवी बनी, जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी उनको ये मूवी भी देखनी चाहिए। इमरान खान साहब ने इसका उर्दू तर्जमा करवा के भी तकसीम किया था कि किस तरह से करप्शन से कमाई हुई दौलत को फिर बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सियासी फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर को इसी करप्शन के पैसे से खरीदा गया और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव डालने के लिए एक खत लिखा गया है इन तमाम 5 सदूर की जानिब से। उसके बाद हाशमी साहब, एक और इनकी घिनौनी चाल देखें कि किस तरीके से इन्होंने चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की है कि पूरी पीडीएम की 14 जमातों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि हमें 3 रुकनी बेंच का फैसला मंजूर नहीं होगा हमजा शहबाज के खिलाफ। यानी ये वही जज साहिबान हैं, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आज से चंद दिन पहले जो एक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी, उस पर जो तफसीली फैसला दिया, तो उस पर मरियम नवाज एंड कंपनी ये कह रहे थे कि ये तारीखी फैसला है। यानी वो फैसला इनको सूट करता था, उस पर ये कह रहे थे कि ये तारीखी फैसला है। लेकिन अब चूंकि हमजा शहबाज का एक ओपन एंड शट केस सामने आ गया, एतजाज अहसन की ओपिनियन सामने आ गई और आज के दिन में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा बड़े वाज़ेह अंदाज में कि अगर चौधरी शुजात हुसैन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होकर यह भी कहें कि मैंने इन 10 अरकान को बराह रास्त ये खत लिखा था काफ लीग के, मैंने इन 10 अरकान को ये खत पढ़वाया था, मैंने खुद उनको पढ़ के सुनाया था, तो तब भी चौधरी शुजात हुसैन के इस खत की और चौधरी शुजात हुसैन के ये जो यानी आर्गुमेंट होगा इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि हैसियत असल में उस खत की होती है जो पार्लिमानी लीडर की जानिब से लिखा जाए, जो कि काफ लीग के पार्लिमानी लीडर की जानिब से लिखा गया था कि चौधरी परवेज इलाही को वोट डलेंगे। फिर सलमान अकरम राजा जो कि एक और नामवर वकील हैं, शरीफ खानदान के केसेस लड़ते रहे हैं और शरीफ खानदान को रिलीफ भी दिलवाते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये केस 2 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहर सकता था, क्योंकि आइन में वाजे है कि जो आपका पार्टी का पार्लिमानी लीडर जो है वो असल में इस किस्म के डायरेक्टिव दे सकता है। पार्टी का ऐसा हेड ये डायरेक्टिव नहीं दे सकता जो ना के असेंबली का हिस्सा भी ना हो और दूसरी जानिब उसके पास पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी ना हो। फिर अनवर मंसूर, उनकी राय भी ये आई है कि ये डिप्टी स्पीकर ने बदतरीन आइन के साथ खिलवाड़ किया है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक आसान किस्म का फैसला है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है कि वो हमजा शहबाज को बरतरफ कर दें और चौधरी परवेज इलाही की जो जीत थी उसको वो इंडोर्स करें और ये कहें कि चौधरी परवेज इलाही उनको अक्सरियत हासिल हुई है इसलिए वो वज़ीर आला बनेंगे। तो इस पूरी सूरत में अब इन्होंने ये घिनौना प्लान बनाया कि एक तो चौधरी शुजात हुसैन को ये प्रोड्यूस करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर ये जो 14 जमातें हैं, ये जो करप्ट अनासिर हैं,
ये सारे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमरा अदालत में, और वहां जाकर ये चीफ जस्टिस को एक तरह से धमकाएंगे कि देखें हम आ गए हैं, आपने फुल कोर्ट बनाना है तो हमें मंजूर है, हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला मंजूर नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर दबाव डालने के लिए अब ये सारे एक पूरा काफिला बनाकर, एक अज्जड़ बनाकर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब हाशमी साहब, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये बहुत बड़ा इम्तहान है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का बहुत बड़ा इम्तहान है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मरियम नवाज की तलबी होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोगों ने पर्सनली कुछ ट्वीट्स किए थे, और वो ट्वीट्स ऐसे भी नहीं थे कि आप कहें कि किसी इदारे की तौहीन हुई, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के उन सपोर्टर्स को घरों से एफआईए ने उठाया था, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एफआईए को इस्तेमाल किया। तो अब तो मरियम नवाज के ये ट्वीट्स का सारा रिकॉर्ड सामने आ गया है। सबसे पहले तो अगर इस मुल्क में कोई आइन और कानून मौजूद है, तो फिर इस आइन और कानून के अगर कोई एग्जिस्टेंस है तो मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं लगती, तो इसका मतलब ये होगा कि मरियम नवाज का एक खौफ मौजूद है। अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान मरियम नवाज के ये जो धमकी आमेज बयानात हैं उनसे मरूब भी नजर आते हैं, और इसलिए मरियम नवाज के खिलाफ, चूंकि वो एक सिसिलियन माफिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इसलिए मरियम नवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, हाशमी साहब, ये इन्होंने देखे लॉन्च करवाया जब ये पीडीएम की जमातों को, इस पर भी चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि ये अदालत का फैसला है और अदालत में हम बैठे हुए हैं, तो ये फैसला हमने करना है या आपने सड़कों के ऊपर करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है। एक मामला जो जेरे समात है उसके ऊपर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है? तो अब ये हमारे रियासती और कानूनी निज़ाम का एक इम्तहान है, इसने इस सिसिलियन माफिया के आगे क्या सरेंडर करना है, या यहां पर कोई ऐसे भी लोग मौजूद हैं इदारों के अंदर जो कि इस सिसिलियन माफिया के सामने डटने की जुर्रत रखते हैं और ये हिम्मत रखते हैं कि इस सिसिलियन माफिया को चैलेंज करें। इसके जो हथकंडे हैं रियासती इदारों को और रियासती इदारों के सरबराहान और रियासती इदारों के जिम्मेदारान को धमकाने के लिए, उन हथकंडों से वो खौफजदा ना हो। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि सारे शवाहिद और सारे सबूत जो है वो सामने आ चुके हैं। अच्छा राय साहब, ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया, ये फजल रहमान की तरफ से जारी किया गया। इनकी पाकिस्तान में जो सियासत की जो खिदमत इन्होंने की है बतौर प्रेशर ग्रुप की है, और अब ये इसी प्रेशर को पाकिस्तान के इदारों पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया पर कहते क्या है कि फुल कोर्ट चाहिए, 3 या 5 जजेस का पैनल इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। राजा साहब, ये फजल रहमान साहब कह रहे हैं, और कल को वो तमाम मुजरिमान मुल्जिमान जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, जिन पर इल्जाम हो, वो भी फिर अनोखे लाडलों की तरफ फरमाइशें करेंगे कि हमारा जो केस है वो फलां जज सुने, जिस तरह नवाज शरीफ के मामले में हुआ भी। यानी ये दुनिया के वाहिद एक ऐसे मुजरिम थे, कन्विक्टेड मुजरिम, जो इस पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अब उसी वतीरे को इन्होंने अपनाया, और वो कहते क्या है कि चौधरी शुजात हुसैन के खत पर मोना सलाही ने खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। मोना सलाही तो फौरी तौर पर खत के मानी समझ गए थे, लेकिन हैरत कि अदालत उज़्मा कहती है कि मामला समझ नहीं आ रहा, मुतालबा करते हैं कि ये केस फुल कोर्ट में सुना जाए। ये केस फिलहाल 3 रुकनी बेंच सुन रहा है, और इस वक्त राय साहब 3 या 5 जजों के पैनल का फैसला शायद इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं होगा, ये कहना है फजल रहमान का। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब का इंतखाब अहमियत का हामिल है, मामला फौरी अदालत ले जाना बाइसे तशवीश है। इत्तेहादी जमातों ने आईनी और कानूनी माहिरीन को हदायत जारी की है, अदालत जो कुछ कर रही है या दबाव के तहत कर रही है या फिर कोई दिलचस्पी है, अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को दरख्वास्त देने के लिए हदायत दे दी हैं। अब राय साहब, ये जो बात उन्होंने कही कि जो फैसले लिए गए कहीं भी सवाल नहीं उठाया गया, पार्टी लीड कर रही थी, आखिरी फैसला कौन किरदार अदा करता है, आज नई बहस छेड़ दी गई, पार्टी का फैसला या पार्लियामानी लीडर का फैसला। ये भी होता है
कि पार्टी सरबराह बाहर हो और पार्लियामेंट्री लीडर पार्लियामेंट में होता है। राय साहब, मुझे जो समझ में आई है, और मैंने ये बात अपने प्लेटफॉर्म पे भी की, कि ये शरीफ डॉक्ट्रिन को खत्म होने से बचाया जा रहा है। यानी नवाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, मरीम नवाज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं, लिहाजा अगर ये फैसला आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कल को वो लाल झंडी नवाज शरीफ साहब को दिखा सकते हैं, मरीम नवाज को दिखा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लोग मजबूत होंगे और पार्लियामेंट के बाहर लोग जो मजबूत नहीं होंगे। और देखा जाए तो फजल रहमान भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा ये तकलीफ है कि पार्लियामानी लीडर पार्लियामेंट के अंदर बैठा हो तो इन्हें बुरा लग रहा है। देखें हाशमी साहब, एक तो फजलुर रहमान का नाम जो डीजल खुद यही पीडीएम की जमातें हैं इन्होंने ही डाला था, लेकिन फजलुर रहमान शायद ये गुमान करते हैं या ये चाहते हैं कि उनको रेंटल डीजल के नाम से सियासी तौर पर पुकारा जाए, क्योंकि एक ये भी ओपिनियन सामने आई है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये नून लीग और पीपल्स पार्टी शदीद तरीन मुश्किलात में होती हैं, जैसे अभी नून लीग को ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद आसिफ जरदारी का ये जो मूव था अपनी जानिब से नाम नहाद एक जरदारी सब पर भारी, मतलब एक आपने करप्शन के पैसों से कोई 2-4 अरब रुपए खर्च करके अगर चौधरी शुजात हुसैन से लेटर ले लिया तो इसमें आपकी सियासत का क्या कमाल है? इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी? इसका मतलब है कि आप करप्शन को इंडोर्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि करप्शन से अगर आप वोटों की खरीदो फरोख्त करें तो ये बड़ा जबरदस्त एक कोई सियासी चाल होती है और उसकी वजह से आसिफ अली जरदारी सब पर भारी पड़ जाते हैं। अब इस पूरी सूरत में फजलुर रहमान को, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को रेंट पे लेते हैं, इसी तरह एक रेंटल का किरदार है इस वक्त फजलुर रहमान साहब का। और फजलुर रहमान साहब सामने आ गए, यानी ना 3 में ना 13 में, ना पंजाब में आपने इलेक्शन लड़ा, ना आपका हमजा शहबाज के इलेक्शन से कोई ताल्लुक था, ना पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक था, ना आसिफ अली जरदारी ने जो चौधरी शुजात से मुज़ाकरात किए उससे कोई ताल्लुक। लेकिन यहां पर जब इन्होंने देखा कि आसिफ अली जरदारी का ये मूव सुप्रीम कोर्ट से नाकाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जब इन्होंने देखा कि नून लीग ये ज़िमनी इलेक्शन हार गई, तो अब उन्हें लॉन्च किया गया है एक रेंटल टूल के तौर पर, ताकि जीएचक्यू पर दबाव बढ़ाया जाए। और इनका ये स्टेटमेंट जो आया है जीएचक्यू के मुतालिक, हाशमी साहब, पहले इसको आप ख्वाजा साद रफीक के स्टेटमेंट के साथ मिलाकर अगर पढ़ें और देखें और सुने तो फिर पता चलता है कि ये किस तरह से डॉट्स कनेक्ट होते हैं और पता चलता है कि एक मुनज़्ज़म एफर्ट की गई है जीएचक्यू के ऊपर दबाव डालने के लिए। क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं कैमरों के सामने लाहौर के लिबर्टी चौक में, जहां पर शायद नून लीग की क्यादत को गुस्सा ये था, ख्वाजा साद रफीक अगरचे उनकी आप सियासी कारकुन के तौर पर देखें तो उनकी बड़ी स्ट्रगल है नून लीग के अंदर, नून लीग ने उनकी स्ट्रगल की कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई एहतराम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो लिबर्टी चौक था जहां पर हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती करना था, ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, एक ठुस किस्म का शो था। यहाँ पे ना होने के बराबर लोग थे। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक ने जो खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि इदारों के अंदर कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं जो न्यूट्रल नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी इमरान खान साहब को फेवर कर रहे हैं, और इनको इमरान खान साहब की हमायत से बात रहना चाहिए, वरना फिर हम अपनी उसी पॉलिसी पे आ जाएंगे, यानी जो मियां नवाज शरीफ धमकाते थे जीएचक्यू को और जनरल बाजवा को। अच्छा, अब इसमें ये कितनी अजीब सी बात है कि क्या कोई इदारों की इंटरवेंशन थी जो आप पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हार गए? कोई इदारों की, यानी फौज की तरफ उनका इशारा था। फौज के मुतालिक तो आम तासुर खुद आपके लीडर ये देते हैं कि वो नून लीग के साथ और पीडीएम के साथ खड़ी है। फौज खुद भी कहती है हम न्यूट्रल हैं। और किसी जगह पे ये तो हो सकता था कि इस किस्म का तासुर हो कि फौज ने कोई पीडीएम को सपोर्ट किया। इस किस्म का तासुर तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप की जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट है या इनसे जुड़े किरदारों ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया हो। तो ये नशिस्तें अब हार गए। अब ये नशिस्तें हारने के बाद आपने जीएचक्यू पे कोऑर्डिनेटेड अटैक। राय साहब, इसमें एक बात ये भी ऐड कर दूं, आपको याद है जब ये इलेक्शन खान साहब ने
धांधली की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, जीतने के बावजूद आज इमरान खान साहब इदारों पर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने ये जुमला भी कहा था और उस वक्त खान साहब की बातों को काफी तोड़ मरोड़ के भी इन्होंने पेश किया था। जी हाँ, और अब अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी ये जीएचक्यू पर डाल रहे हैं और फजलुर रहमान को लॉन्च करवा के ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू असल में ये जो नरम मुदाखलत की बात कर रहा है और जीएचक्यू हमें इनडायरेक्ट ये पैगाम दे रहा है कि हमारी बात मानो वरना हम बहरान पैदा कर देंगे। यानी इस किस्म के इल्जामात फजलुर रहमान की जानिब से अब जीएचक्यू पर लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ 2 महीने हुए हैं। हाशमी साहब, जो मैं बात कहता हूं कि फौज के अंदर जो जवान है, फौज के जो अफसरान हैं, उनको पता है दिल के अंदर से कि ये शरीफ खानदान और शरीफ खानदान के जो हवारी हैं, ये कभी भी इस फौज के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। इसी वजह से फौज के जो जवान हैं, उनके अंदर हमेशा एंटी शरीफ फैमिली सेंटीमेंट रहता है। उनको पता है कि ये जो शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम पॉलिसी के तहत बूट पॉलिश किए थे, ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए किए थे। अब चूंकि थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिला ज़िमनी इलेक्शन में, जब वो हार गए, हमजा शहबाज को जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम हो गई, तो अब ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हुए दोबारा से जीएचक्यू को आंखें दिखा रहे हैं। तो अब जीएचक्यू की भी, रियासती इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की, तमाम रियासती जिम्मेदारान की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये इनकी किस किस्म की पॉलिसी होती है। इनकी तवक्को ये होती है कि तमाम इदारे हमारे सियासी मकासद पूरे करें, आर्मी चीफ हमारे सियासी मकासद पूरे करें, चीफ जस्टिस हमारे सियासी मकासद पूरे करें, वरना हम उन पर इल्जामात लगाएंगे, हम उनको धमकाएंगे, हम उनके इंस्टीट्यूशंस के दफातर के बाहर धरने की धमकियां देंगे। और इसमें हाशमी साहब एक और बात जो बड़ी अहम है कि जिस किस्म के ये रिटायर्ड जनरल्स सेंटिमेंट का जी। इजहार करते रहते हैं, उससे आपको ये पता चलता है असल में कि फौज के अंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, ये जो शरीफ फैमिली है, इसके लिए किस किस्म के जज्बात हैं। और हाशमी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछले 3 महीने के अंदर इन्होंने आवाम पर कहर नाजिल किया महंगाई का, उसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, तो इस पूरी सूरत हाल में ये जीएचक्यू इस हुकूमत की नाअहली, करप्शन और ये साथ साथ जो मईशत के दिवालिया होने का बोझ है, वो जीएचक्यू अल्टीमेटली उठाने के काबिल नहीं रहेगा। इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि हालात अगले इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, जो अक्टूबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले हो सकते हैं। यानी 29 नवंबर 2022 को उन्होंने रिटायर होना है और अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जाहिर है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी, नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री होगी। लेकिन अब इलेक्शन को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और अगर अब भी इलेक्शन को धौंस धांधली के जरिए रोका गया, अगर ये निजाम दोबारा से सिसिलियन माफिया के सामने सरेंडर करता है, तो फिर हाशमी साहब इस मुल्क को श्रीलंका के हालात की जानिब ग्रेजुअली जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा 2 टूक था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राया साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।